पिक करते वक्त आप अपना खोपड़ा खुला रखेंगे ताकि आपको जब क्रिटिकल क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएं, जन यहां से उठाया हुआ, ये यहां से उठाया हुआ, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, ये इसका क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक वेट लिखा हुआ है, ये इसका सिंबल है, और 1 2 3 4 5, ये मैं 5 लेफ्ट की तरफ ले जा रहा हूं तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है, पॉजिटिव में आई। प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये कितने, 6, प्लस ये भी कितना, 6, तो ये 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। तो मास नंबर की कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ के हमारे पास पानी मिला है, जो अपने आप में एक नई चीज है, जो अपने आप में क्या नई चीज है, और वो किसी और के साथ मिक्स नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, प्योर होते हैं। हाय एवरीवन, रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, आयशा, आसिया, राहुल, करण, पीयूष, सरदीप सिंह, गुड्डू, क्या हाल चाल, सब बढ़िया, सब बढ़िया सर। सर क्या लाए हो? आज हम केमिस्ट्री लाए हैं, केमिस्ट्री के 1 शॉट लाए हैं, क्लास 11th के लिए लाए हैं, जेके बोस के लिए लाए हैं। ये प्यारा सा फोटो मेरा है। सर आप इसमें क्या डिस्कस करोगे? हम डिस्कस करेंगे पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, किसकी? पूरी केमिस्ट्री क्लास 11th की। ओके सर, ये बात हमें समझ आ चुकी है। आगे चलते हैं। एक बात ध्यान में रखना कि मैं इस 1 शॉट में आपको टॉपिक सारे कंप्लीट करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, पर टॉपिक करते वक्त आप अपना खोपड़ा खुला रखेंगे ताकि आपको जब क्रिटिकल क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएं तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे से कर पाओ। ओके सर, हमें समझ आ चुका है जो आप बोल रहे हो। गॉट इट। ओके, एक बार थम्स अप कर लो। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, दैट इज पहला 1 शॉट, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैंने इन चार दिनों में आपको पूरे 1 शॉट दे देने हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहता है व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री वो ब्रांच है किसकी? साइंस की, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। मतलब केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? मैटर का मतलब होता है दुनिया की हर एक चीज। ये स्टाइलस हो गया, मे हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, पेंसिल हो गया, लाइट हो गई, कुछ भी चीज होगी वो मैटर होता है। मतलब केमिस्ट्री हर एक चीज की स्टडी को कहते हैं। अच्छा, मैटर में क्या बोलेंगे? मैटर इज एनीथिंग जिसके पास क्या हो, मास हो और वो किसी जगह में आ जाए, मतलब मास और वॉल्यूम हो। और अगर आप मास और वॉल्यूम को डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाता है? डेंसिटी आ जाता है। तो मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। मतलब मैटर यानी ऐसी चीज है जिसके पास मास भी हो, वॉल्यूम भी हो और साथ में क्या हो, उसकी डेंसिटी हो। ये हमारे पास क्या आ गया? मैटर की डेफिनेशन। और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं बशीर साहब? केमिस्ट्री बोलते हैं। ओके सर, थोड़ा और डिटेल करेंगे हम केमिस्ट्री के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री को क्यों पढ़ा जाता है? अगर आप ध्यान से देखो तो केमिस्ट्री रिलेटेड होती है हमारे फूड की। देखो आपने देखा होगा फूड के 5 कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। ये बशीर साहब आप देखो ना तो ये केमिकल्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हमें सिर्फ कौन बता सकता है? दैट इज केमिस्ट्री ही बता सकती है। वैसे क्लीनर्स देख लो, सैनिटाइजर्स देख तो ये भी तो केमिकल्स हैं। अच्छा, एनर्जी रिसोर्स देख लो, जैसे पेट्रोल है, केमिकल है ना। समझ आया कि नहीं आया? तो क्या बहुत अच्छे से बोलूं तो केमिस्ट्री एनर्जी के साथ भी रिलेटेड होती है, हमारे ड्रग्स, मेडिसिन के साथ भी रिलेटेड होती है। मेटल जितने भी हैं वो सारे एलिमेंट हैं। एलिमेंट को कहां पे पढ़ा जाता है बशीर साहब? केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है सर। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री केमिस्ट्री से रिलेटेड होती है। रिमाइडेशंस केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। कॉस्ट्यूम्स, कॉस्ट्यूम का मतलब हो गया पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, वही भी सारे किसके साथ रिलेटेड होते हैं? कॉस्ट्यूम, कॉस्मेटिक के साथ रिलेटेड होते हैं। आपका पेपर जिस पे आप लिखते हो वो भी किसके साथ रिलेटेड होता है? दैट इज आ केमिस्ट्री। और आपका हेल्थ है, हेल्थ में देख लो, आपको कोई को बोले हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है। तो इस तरह से केमिस्ट्री हमारे एस्पेक्ट पे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, केमिस्ट्री स्टडी किसकी है? मैटर की। तो मैं बोल रहा हूं ये जो मैटर है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एक होता है सॉलिड बशीर साहब, एक क्या होता है? सॉलिड। एक होता है लिक्विड और तीसरा क्या होता है? गैस। अगर आप सॉलिड देखो तो देखो, सॉलिड देखने से पहले आप एक चीज याद रख लो कि ये जो मैटर होता है ये मेड अप ऑफ एटम होता है।
कि कोई भी मैटर होगा वो किससे बना होगा, एटम से बना होगा। मान लो कि आपकी क्लास का डस्टर है, तो वो भी एक मैटर हुआ, वो किससे बना होगा, इधर क्या होंगे, एटम्स होंगे, क्या होंगे, ठीक है। और एक एटम के बीच का जो दूरी होती है उसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। और एक एटम और दूसरे एटम एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो इस प्यार का भी एक नाम दिया जाता है जिसको आप क्या बोलते हो, इंटर एटॉमिक फोर्स। इंटर एटॉमिक फोर्स, ये याद रख लेना। बात समझे कि नहीं है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई। मैटर एटम से बनता है, एटम और एटम के बीच की दूरी को बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, और उनके प्यार को बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। अब सॉलिड भी मैटर है, ये भी एटम से बना है, लिक्विड भी मैटर है, ये भी एटम से बना है, गैस भी मैटर है और ये भी किससे बना है, एटम से बना है। अब ध्यान से देखो कि ये एटम जो हैं, ये जो एटम हैं ये बहुत ज्यादा पास पास हैं। किसके केस में, सॉलिड के केस में। ये थोड़े दूर हैं इन द केस ऑफ लिक्विड, और ये बहुत दूर हैं इन द केस ऑफ गैस। तो मैं अच्छे से बोलूं तो इसके केस में इंटर एटॉमिक फोर्स ज्यादा है, इधर इंटरमीडिएट है और इधर इंटर एटॉमिक फोर्स कम है। तो मैं अगर इधर की बात करूं तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यहां पे ज्यादा है, यहां पे इंटरमीडिएट है और यहां पे क्या है, मिनिमम है। ये आप ध्यान में रखोगे। ये रिजिड होता है, ये रिजिड नहीं होता, ये रिजिड नहीं होता। फिक्स शेप होती है, कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, नो फिक्स शेप, ठीक है। इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस में होता है ये, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पे आ जाता है। कौन, सॉलिड। बट आप लिक्विड को देखो तो ये भी एक पर्टिकुलर कंटेनर में आ जाता है। बट अगर गैस को देखो तो इसको अगर कंप्रेस रखोगे तो ये छोटी जगह पे आ जाएगा, अगर इसको जगह दोगे तो ये बड़ी जगह कवर कर लेगा। तो मतलब ये अपनी स्पेस कवरिंग चेंज कर सकता है। तो मतलब इस स्पेस कवरिंग का मतलब क्या हो गया, कितनी जगह पे आ रहा है उसकी वॉल्यूम, तो इसकी वॉल्यूम बदल सकती है। तो गैस की वॉल्यूम क्या करती है, चेंज होती है। बशीर साहब आप एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं कौन कौन से, ये जो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं कौन कौन से, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। क्या, सॉलिड कन्वर्ट हो सकता है, सॉलिड कन्वर्ट हो सकता है किसमें, दैट इज लिक्विड में। सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड में। प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। और ये लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है दोबारा सॉलिड में, प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग, टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। देखो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एटम का डिस्टेंस क्या करता है, बढ़ जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। और जब टेम्परेचर को कम करते हो, इसके टेम्परेचर को कम करते हो, प्रेशर को बढ़ाते हो, तो ये वापस सॉलिड में तब्दील हो जाता है। और अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। प्रोसेस को बोलोगे इवेपोरेशन। और अगर दोबारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हो तो इस केस में आप टेम्परेचर को कम करोगे और प्रोसेस को बोलोगे दैट इज कंडेंसेशन। मेरी बात ध्यान से समझना, क्या होता है कि अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे उसको, सब्लिमेशन। और उस केस में टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। और अगर ये वाली गैस कन्वर्ट हो जाए किसमें, सॉलिड में, तो उस प्रोसेस को भी क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। और इस केस में टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। देखो ध्यान से, टेम्परेचर क्या करता है, स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करने की क्षमता रखता है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने इधर से इधर जाना है, टेम्परेचर को बढ़ाओ, तो ये जो सॉलिड के एटम हैं ये ऐसे हो जाएंगे। अगर इधर से इधर जाना है तो टेम्परेचर को कम करो तो ये पास पास आ जाएंगे। तो उसके लिए एक और फैक्टर भी जरूरी होता है, दैट इज प्रेशर। देखो सॉलिड के एटम डीले कब होंगे, मतलब जब ऐसे से ऐसे कब होंगे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि प्रेशर कम होगा तो इनको आसानी होगी ऐसी शक्ल से ऐसे आने में। बात समझ गई नहीं, एटम को दूर दूर होने में आसानी होगी जब प्रेशर क्या होगा, कम। तो जब आप इसको इधर लाते हो
तो आप करते क्या क्या, टेम्परेचर को बढ़ाते हो, प्रेशर को क्या करते हो, कम करते हो। ठीक है, जब इसको इधर लाते हो तो आप टेम्परेचर को कम करते हो, टेम्परेचर को कम करते हो तो प्रेशर को बढ़ाओगे ना, तभी एटम क्या आ जाएंगे, पास पास आएंगे। बात समझे कि नहीं है? इधर भी देखो, जब ये इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन में आप क्या करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाते हो, है ना, टेम्परेचर को बढ़ाते हो, और प्रेशर को क्या करोगे, कम करोगे, तभी इसके एटम थोड़े और क्या होंगे, वाइड होंगे, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर आई बशीर साहब? सर इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो, ये वाला जो गैस है ये कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड में, अगर आप टेम्परेचर को कम करो और प्रेशर को क्या करो, बढ़ाओ। प्रेशर को बढ़ाओगे तो ये वाले एटम क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। वैसे ही मैं बोल रहा हूं कि ये सॉलिड है, इसमें जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो इस सॉलिड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ये एटम पास पास है, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो दूर दूर चले जाएंगे, और इस केस में आपको प्रेशर को कम रखना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप इसको इधर कन्वर्ट करोगे तो प्रेशर को कम कर, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, और प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अच्छा, मैं बोल रहा हूं कि केमिकली अगर आप केमिकल कंपोजिशन के मुताबिक चलो तो जो हमारा मैटर है वो दो तरह का होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस कौन सा होता है, जो सिर्फ एक ही तरह के सब्सटेंस का बना हो। इसमें हमारे पास एक कैटेगरी आ जाती है क्या, एलिमेंट की कैटेगरी, और दूसरी आ जाती है दैट इज कंपाउंड, या मैं सिंपल बोलूं तो किसकी कैटेगरी, मॉलिक्यूल की कैटेगरी। ठीक है, मिक्सचर में दो तरह के मिक्सचर हो जाएंगे, होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर में सॉल्यूशन आएगा, और हेटेरोजीनस में कोलाइड आएगा, और क्या आएगा, सस्पेंशन आएगा। बशीर साहब चलो आगे चलते हैं। अब मैं क्या समझा रहा हूं, प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस होता है वो सिर्फ एक ही तरह का मटेरियल से बना होता है। जैसे हमारे पास आगे क्या, एलिमेंट आगे बशीर साहब, क्या आगे, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, आर द सब्सटेंस फ्रॉम विच होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ। एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिससे पूरी कायनात बनी होती है। जैसे आप देखते हो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना, ये उनके नाम है, ये इनके सिंबल है, ये इनके नाम है, ये इनके सिंबल है। आगे चल के मैं एलिमेंट्स को और भी बताऊंगा। दुनिया में अभी तक 118 एलिमेंट ही पता है, आस्ता आस्ता हमें और एलिमेंट्स के बारे में भी पता चल रहा है। उसके बाद आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, यही एलिमेंट जुड़ते हैं और हमें क्या देते हैं, मॉलिक्यूल देते हैं। बट ये भी प्योर होते हैं, ये भी क्या होते हैं, प्योर, क्योंकि इनसे जुड़ के हमें एक नई चीज मिलती है। ठीक है, जो इनसे अलग होती है, और वो अपने आप में क्या होती है, प्योर होता है। जैसे पानी किससे बना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ के हमारे पास पानी मिला है, जो अपने आप में एक नई चीज है, जो अपने आप में क्या नई चीज है, और वो किसी और के साथ मिक्स नहीं है। इसलिए मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, प्योर होते हैं। होमो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जब सेम तरह के एटम जुड़ते हैं, एलिमेंट जुड़ते हैं तो होमो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन 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 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन 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 मॉलिक्यूल। हेटेरो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जब अलग अलग तरह के एटम जुड़ते हैं तो हमें हेटेरो मॉलिक्यूल देते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर दे रहा है, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। बात समझ नहीं, तो ये कंसेप्ट किसका था, मॉलिक्यूल का था। अच्छा, हेटेरो मॉलिक्यूल को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज कंपाउंड कहते हैं। आपको होप आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा, ध्यान से देखो, जो एलिमेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट आता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कार्बन। जिसका क्या नाम है, कार्बन। कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट आप ले लो, वो जो जो एलिमेंट होता है वो किस किस से बना होता है, वो बना होता है प्रोटॉन से। समझना इस चीज को, वो बना होता है किससे, न्यूट्रॉन से। वो बना होता है किससे, वो बना होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। बात समझ आई कि नहीं? कोई भी एलिमेंट चाचा जी आप उठा लो, उसमें P-N-E होगा, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन और E फॉर इलेक्ट्रॉन। और इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे C, इसके पाँव में रहेगा एटॉमिक नंबर, और इसके सर पे रहेगा क्या, मास नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया ये जो एलिमेंट है इसमें कितने प्रोटॉन हैं। अभी कितने प्रोटॉन दिख रहे हैं, 6। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। कितने न्यूट्रॉन है, 6। बात समझ है कि नहीं है? और ये जो ऊपर है ये क्या, दैट इज मास नंबर। मास नंबर हमें क्या बताएगा कि कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने हैं, दैट इज 6।
और न्यूट्रॉन कितने 6, दोनों को सम करोगे तो कितना आ जाएगा 12। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यही मिलते हैं और हमारे पास एलिमेंट बनता है। शुरू शुरू में ये माना जाता था कि एलिमेंट किसी भी चीज से नहीं बना होता, एलिमेंट ही फंडामेंटल है। बाद में हमें यह पता चला कि एलिमेंट के अंदर ये तीन चीजें होती हैं। अच्छा, ये जो प्रोटॉन है ये फंडामेंटल है, इसका मास जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। उसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, और चार्ज जो होता है वो 0 होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻31, और उसका जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। होप आपको इतनी इंफॉर्मेशन एलिमेंट के बारे में मिली होगी। इस एलिमेंट वाले सेक्शन को हम दोबारा डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको कट शॉर्ट एटॉमिक नंबर बता दिया कि एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता, एटॉमिक नंबर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बताता है, और जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बारे में बताता है। बात समझ आएगी ना? मतलब कोई भी एलिमेंट लिखा है, जैसे हाइड्रोजन लिखा है, उसके पाँव में 1 लिखा है, तो इसका यह मतलब हो गया कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हुए 1। और अगर कोई भी डाउट होगा बशीर साहब आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अच्छा जी, अच्छा ये देखो ध्यान से, हमारे पास टोटल मिला के कितने एलिमेंट्स है, हमारे पास टोटल कुल मिला के 118 एलिमेंट हैं। ठीक है, देखो कोई भी एलिमेंट आप उठाओ, जैसे ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन यहां से उठाया हुआ है, ये यहां से उठाया हुआ है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ये इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, ये इसका क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक वेट लिखा हुआ है, ये इसका सिंबल है और ये इसका नाम है किसी भी एलिमेंट का। बात समझ गए नहीं? अक्सर ये वाला एटॉमिक नंबर इधर पाँव में लिखा होता है। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा जी, ओके जैसे ये हाइड्रोजन से शुरू हो रहा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और आप बच्चा ये ध्यान रखना कि आपने जिंक तक एलिमेंट्स को याद रखना है, उसका एटॉमिक नंबर, उसका मास नंबर ये चीज याद रखना हमेशा कि जो एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है, वो जो मास नंबर है वो अक्सर डबल आ जाता है एटॉमिक नंबर के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 है, उसका मास नंबर भी 1 है। बट अगर आप कोई और एलिमेंट उठा के देखोगे, जैसे मैग्नीशियम आप उठा के देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12 और उसका मास नंबर कितना है 24। तो ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर आपने याद रखने हैं, जो हमें डिटेल किसके बारे में बताते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। ओके सर, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? The atomic number represent the number of proton in a nucleus of an atom। के जो ये हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन आपके सामने बना हुआ, ये हाइड्रोजन जो है, अगर आप इसका एटम बनाओ, 9th में बनाया होगा ना एटम, एटम में मतलब न्यूक्लियस आता है और इसका क्या आता है, इलेक्ट्रॉन आता है। तो वो बोल रहा है कि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, वही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर, विच डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। और ये इसके प्लेस को भी डिटरमाइन करता है, ये मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आता है एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक वेट क्या होता है, ठीक ना, ध्यान से, एटॉमिक वेट क्या होता है, द एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ अ सिंगल एटम। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना, इधर सुनो, एक चीज ध्यान में रखना, इस ये करने से पहले मैं आपको एक चीज और करवा देता हूं, इधर सुनना, इधर एक होता है मास नंबर। मास नंबर मैंने आपको सिखा दिया है ना, सिखाया ना मास नंबर। मास नंबर जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, बट जो एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास ये क्या होता है, दैट इज मास ऑफ द एटम। किसी भी एटम का जो मास होगा वो क्या होगा, दैट इज एटॉमिक
मास। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, कार्बन लेते हैं। जैसे कार्बन का जब मैं 6 लिखता हूं, ये इधर पाऊं मैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है 6 हो जाता है। और अगर मैं मास नंबर लिखता हूं इसका, तो मास नंबर क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना 6 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये मास नंबर की समझ मुझे समझ आ गई। बट एटॉमिक मास क्या है कि इस एटम का कितना वजन है बशीर साहब। अब इस एटम का वजन किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको क्या करवा रहा हूं, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो उसमें क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन, क्योंकि कार्बन में 6 न्यूट्रॉन है, मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बहुत बारीक होता है, इतना बारीक होता है कि ये एक टैंकी होती है ना जिसमें पानी भरते हैं, या टैंक होता है जिसमें घर में पानी रहता है, उसके ऊपर एक चींटी बैठी हो, उसके उसके उस जितना होता है इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो मास होता है बिल्कुल बारीक होता है, इसलिए इसके मास को क्या कंसीडर करते हैं, 0 कंसीडर करते हैं। बट इसका मास कंसीडर होता है। और ये कितने न्यूट्रॉन है 6, तो मैं क्या लिखूंगा 6 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। और इसको कैसे लिखूंगा 6 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। और मैं अच्छे से लिखूं, जो मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन होता है वो होता है, आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, प्लस 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप एक चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि 6 ले सकते हो कॉमन, या आप इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, AMU भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, AMU भी लिख सकते हो, AMU। तो अभी आपको एक नई चीज और पता चली कि वो जो AMU होता है, या इसको 1U भी लिखते हैं, याद रखना 1 AMU होता है, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, या यूनिफाइड मास भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास भी बोलते हैं इसको। ये किसके बराबर होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो मैं इसको 6 AMU प्लस 6 AMU लिखूंगा, कुल मिला के क्या आ जाएगा मेरे पास 12 AMU। यहां पे बिल्कुल चीज समझने वाली है कि जो मास नंबर है उसमें अगर आप ध्यान से देखो, मास नंबर में देखो, कार्बन के मास नंबर में, कार्बन का जो मास नंबर था, ठीक है, उसमें कितने प्रोटॉन थे, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 प्रोटॉन थे। ठीक है, मास नंबर में कोई यूनिट नहीं होती, बट एटॉमिक मास में यूनिट होती है, दैट इज AMU। ठीक है, यही चीज इधर है, देखना ध्यान से, इधर इधर ये जो लिखा हुआ है ना, ये है मास नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे थोड़ी गलती हुई है, ये क्या लिखा हुआ है, दैट इज मास नंबर। ये क्या है, मास नंबर। मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ अ सिंगल एटम। ठीक है, तो यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए, ये कार्बन है, कार्बन में अगर ध्यान से देखा जाए, तो अगर मैं इसका मास नंबर लिखूं, तो मास नंबर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये कितने 6 प्लस ये भी कितना 6, तो ये 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। तो मास नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। बट जब आप एटॉमिक वेट की बात करते हो या एटॉमिक मास की बात करते हो, तो वो क्या होता है, इट इज द वेट ऑफ द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरल आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट। और इसका जो वेट होता है, ये जो इस एलिमेंट का वेट होता है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। और ये होता क्या है, एटॉमिक मास जब आप लिखते हो ना, जब आप एटॉमिक मास लिखते हो, तो तब आप मास नंबर ही लिखते हो, बट साथ में क्या लिख देते हो, यूनिट, दैट इज AMU।
U। अच्छा, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? देखो ध्यान से, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? द मास ऑफ इज इक्वल टू द 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। मतलब देखो, एटॉमिक मास क्या हो गया? एक एलिमेंट का मास। बट ग्राम एटॉमिक मास क्या हो गया? 1 मोल ऑफ, 1 मोल। 1 मोल का मतलब पता है मेरे बच्चे क्या होता है? 1 मोल एक नंबर है। 1 मोल क्या है? एक नंबर है। जैसे 1 डजन एक नंबर होता है ना, जो किसके बराबर होता है? 12 के बराबर होता है। वैसे 1 मोल एक नंबर होता है जो किसके बराबर होता है? 6 × 10⁻23। ठीक है। अगर एक एटम का वजन हो तो एटॉमिक मास है, अगर इतने एटम्स का वजन हो तो वो ग्राम एटॉमिक मास है। ठीक है। और वो उसकी यूनिट क्या रहेगी? दैट इज ग्राम्स में रहेगी। उसकी यूनिट क्या रहेगी? ग्राम्स में। जैसे अभी आपने इधर इधर सुनना, जैसे अभी आपने ये कार्बन लिखा था, कार्बन का एटॉमिक वेट क्या लिखा था? दैट इज कार्बन का एटॉमिक वेट लिखा था आपने 12 AMU, क्योंकि वो एक का था, एक कार्बन एटम का था। बट जब आप 1 मोल का लिखोगे तो इसका क्या लिखोगे? 12 ग्राम लिखोगे, क्योंकि आपने यहां पे एक एटम नहीं लिखा। कितने एटम लिए? इतने एटम लिए हैं। ये इसकी क्या है? बेसिक डेफिनेशन है। 12 ग्राम कार्बन का मतलब क्या हो गया? 1 मोल कार्बन। वी कैन काउंट थिंग्स बाय वेटिंग देम। अच्छा मेरी बात सुनना, ग्राम एटॉमिक वेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहां पे हम एटम ज्यादा लेते हैं। ठीक है। जब हम एटम ज्यादा रहते हैं तो चीजों की क्लियरिटी ज्यादा आती है। जैसे घर पे चावल जब बनाते हो तो एक चावल का दाना बनाते हो कि बहुत सारा बनाते हो? ठीक है। क्योंकि आपकी यूटिलिटी तब आती है एलिमेंट की जब आप उसकी क्वांटिटी ज्यादा लेते हो। ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक वेट क्या होगा? जब आप वो जो AMU है उसको रिप्लेस करोगे किसके साथ? ग्राम के साथ। और एक एटम नहीं लोगे आप, 1 मोल एलिमेंट लोगे। ओके। अच्छा, एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। देखो, एवरेज एटॉमिक मास, द एवरेज एटॉमिक मास is taken when there is more than one आइसोटॉप्स। देखो, एवरेज एटॉमिक मास का क्या मतलब हो गया? जैसे देखो, मेरे पास बोरॉन है। ठीक है। मेरे पास बोरॉन का एटॉमिक मास, इसका मेरे पास 10 भी है, और मेरे पास एक ऐसा बोरॉन है जिसमें में 11 भी है। तो अब मैं 10 वाला लूं कि 11 वाला लूं? इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है। आइसोटॉप का मतलब होता है सेम एलिमेंट बट डिफरेंट मास नंबर। अब मास नंबर इनका अलग अलग है, तो अब मैं कौन सा, अब मैं क्या लूं? तो तब उस केस में मैं क्या लेता हूं? एवरेज एटॉमिक मास लेता हूं। एवरेज एटॉमिक मास लेता हूं। और एवरेज एटॉमिक मास निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। वो क्या क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज abundance of first isotope into atomic mass of that isotope plus percentage abundance of second isotope into एटॉमिक मास। ठीक है। मतलब इसका एटॉमिक मास है ना 10, इसका एटॉमिक मास क्या? 11। इसकी परसेंटेज अबेंडेंस कितनी है? इसकी परसेंटेज अबेंडेंस है दैट इज अराउंड 0.19। ठीक है। और इसकी परसेंटेज अबेंडेंस कितनी है? अराउंड 0.8। तो अब इसका ना 10 लिया जाएगा ना इसका 11 लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास। कैसे लेंगे?
इसके 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.19 के साथ, प्लस इसके 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सम करेंगे, आंसर आएगा 10.81। तो ना आपने 10 लिया ना 11 लिया, आपने क्या लिया 10.81, जो कि इसका क्या था, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या हो गया कि जब आपके पास एक एलिमेंट के दो एटॉमिक मास आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का, फर्स्ट आइसोटॉप का एटॉमिक मास इनटू इट्स परसेंटेज अबेंडेंस प्लस सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास इनटू इट्स परसेंटेज अबेंडेंस। ओके सर, ठीक है। इसके बाद आता है मॉलिक्यूलर मास। क्या आता है, मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, अच्छे से समझना। मॉलिक्यूलर मास क्या है, समीशन ऑफ ऑल द एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मास। और इसकी यूनिट क्या रहती है, AMU रहती है। मतलब एक जो मॉलिक्यूल का मास होता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, ठीक है। इसका मास कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। एक का मास कितना होता है, दैट इज 16 AMU। दूसरे का मास कितना होता है, 16 AMU। तो आपके पास इधर कितना आ जाएगा, 32 AMU। मतलब जब आप एक मॉलिक्यूल का वजन निकालते हो तो आप क्या निकाल रहे होते हो, उसका मॉलिक्यूलर मास। उसका क्या निकाल रहे होते हो, मॉलिक्यूलर मास। वेरी गुड सर, हमें ये इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। इसके बाद जैसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है, एक कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन का कितना होता है, दैट इज एटॉमिक मास 12 AMU। ऑक्सीजन होते हैं 2, तो एक का होता है AMU, फिर 16 AMU। तो जब आप इसको सम करते हो 16 16 32 और 12 कितना आ जाएगा, 44 AMU। बात समझ है कि नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। और वहां पे जहां पे क्या होता था, जहां पे AMU लगता था ना, अब इस केस में क्या लगना लग जाएगा, दैट इज ग्राम लगने लग जाएगा। होप आपको इतनी चीज क्लियर होगी। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जैसे ये पानी है, ठीक है, इसका मेरे से कोई पूछता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बशीर साहब ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना, 1। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम। और ऑक्सीजन का कितना होता है, दैट इज 16 ग्राम। 16 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 18 ग्राम। बात समझे कि नहीं। जहां पे पहले AMU लगता था मॉलिक्यूलर मास में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में ग्राम लगना शुरू हो जाएगा। एक और कर लेते हैं, एक और क्या, दैट इज CO2 है, ठीक है। इसमें क्या, दैट इज कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितने, 2 हैं, ठीक है। कार्बन का कितना आ जाएगा, 12 ग्राम प्लस 16 ग्राम प्लस 16 ग्राम, ठीक है। जहां आप एक एटम लेते थे, अब एक मोल लोगे तो वहां पे AMU की जगह ग्राम आ जाएगा ना। तो 16 16 16 32 और 12 कितना आ जाएगा, 44 ग्राम। वेरी गुड सर। फॉर्मूला मास, फॉर्मूला जो मास होता है ना, इसको आराम से समझ लो। ये जो फॉर्मूला मास होता है ये भी मॉलिक्यूलर मास ही है, बट ये उस कंपाउंड में होता है जो आयोनिक हो। जैसे NaCl है, ठीक है, ये आयोनिक कंपाउंड है। जैसे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है। मतलब ऐसे कंपाउंड जो आयोनिक है उनके मॉलिक्यूलर मास को बोलते हैं फॉर्मूला मास। जैसे मैं NaCl का निकाल के आपको बताता हूं। NaCl सोडियम का कितना होता है, दैट इज 23 AMU प्लस क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 AMU। और अगर आप दोनों को सम करो तो ये कितना आता है, 58.5 AMU। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां तक मैंने आपको प्योर सब्सटेंस अच्छे से करवा दिया है। हमारी जो 11th की केमिस्ट्री है उसमें प्योर सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मिक्सचर वाला टॉपिक आता है ये आपने पढ़ना तो है इधर, ये पढ़ना है इधर।
ये पढ़ना है इधर, पढ़ना है इधर, बट इसमें हम मैक्सिमम डिस्कशन इसकी कहाँ करेंगे, 12th क्लास में। मिक्सचर क्या होता है, मेड अप ऑफ मैनी सब्सटेंस एंड डू नॉट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है, जब एक से दो चीजें आपस में मिलती हैं और कोई नई चीज ना बनाए। जैसे पानी में आपने चीनी घोल दी तो चीनी पानी हुआ ना, कोई नई चीज तो नहीं बनी। और आराम से आप चीनी को अलग भी कर सकते हो, पानी को अलग भी कर सकते हो। नमक पानी हो गया, जब घोल दिया तो उनको बाद में अलग भी किया जा सकता है। मतलब मिक्सचर जो होता है वो एक ही तरह के सब्सटेंस का नहीं बना होता है, उसमें एक या एक से ज्यादा चीजें पड़ी होती हैं। जब आप मिक्सचर को देखते हो तो मिक्सचर दो तरह का हो सकता है, एक होता है होमोजीनस, एक होता है हेटेरोजीनस। अगर देखो आप होमोजीनस देखो, होमोजीनस में हमारे पास एग्जांपल आती है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। जैसे आपने पानी ले लिया, जो ज्यादा क्वांटिटी में लिया उसको बोला सॉल्वेंट, और बीच में डाल दी चीनी, और आपने इस तरह से गोल दी कि उसकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट ऑफ द सॉल्यूशन क्या रही, सेम रही। कंसंट्रेशन थ्रू आउट ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सेम रहने का मतलब ये हो गया कि पहली गोट पी तब भी वही टेस्ट था, दूसरी गोट पी तब भी वही टेस्ट था, 10वीं गोट पी तब भी वो क्या था, वही टेस्ट था। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन, ऐसा मिक्सचर जिसमें कंसंट्रेशन थ्रू आउट ऑफ द सॉल्यूशन सेम रहती है, उसको होमोजेनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। और ऐसा मिक्सचर जिसमें कंसंट्रेशन थ्रू आउट ऑफ द सॉल्यूशन सेम नहीं रहती, उसको बोलते हैं हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। और ऐसे जैसे पानी में आपने मिट्टी घोल दी, बात समझ आई कि नहीं। इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल मतलब मैटर के लंबाई कितना है, कलर क्या है, उसकी डेंसिटी कितनी है, मास कितना है, वो कितना इलास्टिक है, प्रेशर कितना एग्जिस्ट कर रहा है, वो कितनी जगह पे आ जाता है, वो कितना चमकता है, ये सारी उसकी क्या आ गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि वो कितना रिएक्ट करता है किसी दूसरे के साथ, उसकी टॉक्सिसिटी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, हीट ऑफ कंबशन, आग लगने पे क्या होता है, कितना स्टेबल है वो, कितना एयर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, आग लगने पे क्या होता है उस पे। तो वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी, मैटर की। अच्छा, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको आएंगे न्यूमेरिकल्स। क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास 5 लॉ हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं यहां से, लॉ ऑफ गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड एवोगाड्रोस लॉ। जितना मैं आपको बता रहा हूं प्लीज आप उतना फॉलो करना। और इसके जो नोट्स है, इस लेक्चर के नोट्स है, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको बिल्कुल इसी तरह से मिल जाएंगे, आपको सिर्फ उनको देखने की जरूरत पड़ने वाली है। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, बोलता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ये जो मेरा मास है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मैं इधर भी कांस्टेंट, जब मैं मर जाऊंगा तो ये सारा मास चला जाएगा कब्र में, ठीक है। वहां पे भी ये 100 किलो, तो वहां पे भी कहां चला जाएगा, 100 किलो। जमीन में भी 100 किलो होगा, चाहे वो टूट जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खाएंगे और उसको डीमिनरलाइज करके सॉइल में चला जाएगा। सॉइल से कौन उठाएगा, प्लांट्स। फिर प्लांट्स किसको देंगे, दैट इज कोई नया मेरे जैसा इंसान होगा, वो भी 100 किलो का होगा, मरेगा, दोबारा कब्र में जाएगा। तो मास एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हुआ, बट मास कभी भी बर्बाद नहीं होता। मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट केमिकली रिएक्शन बाय अ केमिकल रिएक्शन आर अ फिजिकल चेंज। ये केमिस्ट्री की बात कर रहा है कि जो मैटर होता है वो ना तो कभी डिस्ट्रॉय होता है और ना कोई नया बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे अच्छे से देखो, यहां पे अच्छे से देखो, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं, दैट इज वाटर एंड वाटर, ये बना रहे H2O एंड H2O। अब खुद ध्यान से देखो, इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4, इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4, इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ये देखो 1 और 1 कितने हुए, 2। तो देखो केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट का मास है उतना प्रोडक्ट का मास है, जितने रिएक्टेंट के एटम है उतने प्रोडक्ट के एटम है। यही चीज तो आपको क्या बोलते थे 10वीं क्लास में पढ़ी थी, क्या, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ
केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, अगर मैं कट शॉर्ट आपको सीधा सीधा बताऊं, वो बोलता है कि जब एलिमेंट जुड़ते हैं, ठीक है, कट शॉर्ट मैं देसी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, जब एलिमेंट जुड़ते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। ये मॉलिक्यूल बनाया, बोलते हैं ये जो मॉलिक्यूल होता है इसका फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल पानी बना है, ये चाहे आप टैप वाटर हो, रशिया का लो, मंडी का लो, कश्मीर का लो, दिल्ली का लो, पटना का लो, यूपी का लो, पाकिस्तान का लो, ये जो पानी है इस पानी में हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहेगा। 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 2 × 1 AMU, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा, 16 AMU, ऊपर AMU, AMU क्या हो जाएगा, कैंसल, 2/16 इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे, 1/8। तो वो ही लिख रहा है, बोल रहा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दिया किसने था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया था प्रोस्ट ने। अब ये नाम साइंटिस्ट के याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेट दैट इन अ गिवन कंपाउंड द एलिमेंट कंपोनेंट्स आर इन द फिक्स्ड रेशियो। मतलब एक किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं, जो आपको अभी इतना समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या बोला गया है, ये एक्चुअली ये इसलिए लाया गया था क्योंकि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन थोड़ा सा फेल हो गया था। देखो कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ के, ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन 1 जुड़े और ऑक्सीजन 2 जुड़े, ठीक है, तो ये क्या बन गया, CO2 बन गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन 1 और ऑक्सीजन 1 जुड़ के CO बने। मतलब जब एलिमेंट जुड़ते हैं वो एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, एक तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, ठीक है। और ये बोल रहा है द एलिमेंट विच आर नॉट इन द सेम नंबर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। मतलब वो जैसे कार्बन और कार्बन सेम है ना, वो बोल रहा है जो सेम नहीं है, क्या नहीं सेम है, एक में 1 ऑक्सीजन है, दूसरे में 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। देखो ध्यान से, ऊपर क्या 1 ऑक्सीजन दैट इज 16 डिवाइडेड बाय नीचे 2 ऑक्सीजन 2 × 16, 16 × 16 इज इक्वल टू 1/2 की रेशियो रहेगी, ठीक है। वो बोल रहा है when two elements combine to form more than one compound, देखो एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, different mass of the element that combine with the fixed mass of a other element are in the simple whole number ratio के जो वो वाले एलिमेंट जो कांस्टेंट नहीं है वो कैसे रहेंगे, सिंपल होल नंबर है। कांस्टेंट मतलब 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, मतलब एक में 1 ऑक्सीजन है, एक में 2 ऑक्सीजन है। ऐसे ही कल को ना देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ना क्या क्या बनाते हैं, NO बनाते हैं, है ना, N2O बनाते हैं, ठीक है। तो कौन सा कांस्टेंट नहीं है, N वाला, N और N2 वाला, तो इसका रेशियो कैसे लिखोगे, इसके लिखोगे एक में 1 नाइट्रोजन है, दूसरे में 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन कैंसिल, रेशियो क्या रहेगी, 1:2। अच्छा, गे-लुसैक लॉ आराम से समझना। गे-लुसैक लॉ ये कहता है कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस का प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कम टेम्परेचर, प्रेशर कम है इस गैस में। जैसे ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं वो ज्यादा भागेंगे, कंटेनर पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे और गैस निकलने की बाहर कोशिश करेगा। ये क्या बोल रहा है, द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज इट्स टेम्परेचर इंक्रीजिंग अज्यूमिंग कांस्टेंट मास एंड वॉल्यूम। क्या बोल रहा है, सीधा बोल रहा है, सीधा कट शॉर्ट बोल रहा है, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा। एक कांस्टेंट आएगा इधर K × T लिख दो, इसको बोलते हैं गे-लुसैक लॉ, एवोगैड्रोज लॉ। अच्छा, इस चीज को ध्यान से समझना, बोल रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर एंड द प्रेशर। क्या बोल रहा है, इसको समझना। ये बोल रहा है, बोलता है ये आपके पास 22.4 लीटर का एक डब्बा है जिसमें हाइड्रोजन भरा है। फिर बोल रहा है यही डब्बा है 22.4 लीटर का, इसमें ऑक्सीजन भरा है। फिर यही डब्बा है आपके पास 22.4 लीटर का जिसमें नाइट्रोजन भरा है, ठीक है।
वो क्या कहना की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है कि अगर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, ये वॉल्यूम हर जगह रख रहा हूं ना, ये वॉल्यूम, तो इसके अंदर जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे उतने ऑक्सीजन के इसके अंदर होंगे, उतने नाइट्रोजन के होंगे। कहने की कोशिश क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अभी इसमें कितने हैं, 1 मोल, अभी इसमें कितने हैं, 1 मोल, अभी इसमें कितने हैं, 1 मोल। बात समझ आई कि नहीं? तो वो कहना क्या चाहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल। सर आपको कैसे पता कि 1 मोल है? एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल निकालने का, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, अभी ऐसे याद रख लो। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इधर मोल निकालूं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। गिवन वॉल्यूम कितनी है आपको दी हुई है ना, 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4, ये किसके बराबर आ गया, 1 मोल के बराबर आ गया। वैसे ही अगर आप इधर करोगे, किधर करोगे, इधर करोगे, ठीक है, और इधर भी करोगे, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या रहने वाले, सेम रहने वाले। देखो ना, गिवन वॉल्यूम सेम है, गिवन वॉल्यूम सेम है, गिवन वॉल्यूम सेम है, डिनोमिनेटर में 22.4 ही है, तो इधर भी 1 मोल, इधर भी 1 मोल, इधर भी 1 मोल। तो वही चीज तो उसने बोली, क्या, इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये वाला इसके साथ करके जाना, समझ आया कि नहीं है? और ये जो 1 मोल मैंने लिखा ना, इस 1 मोल का मतलब क्या हो गया, इस 1 मोल का पता क्या मतलब होता है, इस 1 मोल का होता है 6 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, 6 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल होंगे इसके अंदर, 6 इंटू 10⁻23 बशीर साहब इतने मॉलिक्यूल होंगे। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसने काफी ब्लंडर किया बट काफी हद तक चीजें सही भी बोली थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसने ये कहा, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ द एटम। कोई भी दुनिया की चीज, जैसे मान लो पानी भी, ये किससे बना हुआ है, एटम से बना है। एक हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन द मास एंड प्रोपोर्शन। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन के सारे एटम हैं, वो आपस में सारे मिलते होंगे। द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ एनी अदर एलिमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, बोलता है हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के एटम में से डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, दैट इज कितने होते हैं, 8 होते हैं। कंपाउंड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। बोलता है कंपाउंड्स तब बनते हैं जब अलग अलग एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं और हमारे क्या देते हैं, कंपाउंड देते हैं। बोलता है केमिकल रिएक्शन इज अ अरेंजमेंट ऑफ एटम। जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होती है। कैसे? जैसे ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसकी रीअरेंजमेंट हुई तो सारे क्या हो गए, देखो इधर का हाइड्रोजन इधर के ऑक्सीजन के साथ आके क्या कर गया, अटैच कर गया। ठीक है, इसके बाद है मोल कंसेप्ट। इसके बाद क्या है, मोल कंसेप्ट। इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, मैं फॉर्मूले लिखा दूंगा, उस पे न्यूमेरिकल आएंगे पक्का 110%। ठीक है, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है, मोल कंसेप्ट मैंने आपको बताया, जैसे 1 डजन होता है, जैसे क्या होता है, 1 डजन होता है जो किसके बराबर होता है, 12 के बराबर होता है। वैसे ही हमारी केमिस्ट्री में एक मोल होता है, 1 मोल होता है जो किसके बराबर होता है, 6 इंटू 10⁻23। सर आपने ये 0.23 नहीं लिखोगे, मतलब आप ऐसे नहीं लिखोगे इस नंबर को, कैसे नहीं लिखोगे इस नंबर को, आप ऐसे नहीं लिखोगे 6.023 इंटू 10⁻23। एक चीज याद रखना, ये लिख सकते हैं बट 6 मुझे याद रहेगा। बात समझे कि नहीं है? अच्छा, ये दिया किसने नंबर था, ये दिया था हमारे एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एवोगाड्रोस, और उनके नाम से ही इनका नाम बन गया, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल अगर आराम से समझना कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो आप वॉल्यूम से भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस से निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल
इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। एक ऐसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल से भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ पार्टिकल से? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय number of particle divided by Avogadro's number, that is 6 into 10 raised to power 23। ठीक है, मास से भी निकाल सकते हो, मास से भी निकाल सकते। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या लिखोगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास। तो मेरा ये चीज ध्यान में रख लेना कि ये जो मोल होता है ये वॉल्यूम से भी लेना देना होता है, इसका पार्टिकल के साथ भी लेना देना होता है, और मोलर मास के साथ भी इसका क्या होता है? लेना देना होता है। अच्छा सुनो ध्यान से, इसके बाद आप पहले इधर नजर मारना, इधर नजर मारना, क्या इधर इधर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले पढ़ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है इसमें ये बता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें यह बताता है कि इस ग्लूकोज में कितने तरह के एटम हैं और कितने कितने एटम हैं। जैसे कितने तरह के एटम है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यही है ना, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। C6H12O6, ये इसका क्या आ गया? दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बशीर साहब आपको क्या बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने तरह के एटम हैं और कितने कितने हैं, कितने तरह के एटम है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कितने कितने हैं? कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। ओके, एक्चुअल होल नंबर रेशियो मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। आप बस इतना याद रखो, टेल अस द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने अलग अलग तरह के एटम हैं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। वाटर में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड में क्या है? 2 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन है। फॉस्फोरस ऑक्साइड में 4 फॉस्फोरस, 4 10 ऑक्सीजन है। ठीक है, ये क्या? सी कार्बन, कार्बन 10, हाइड्रोजन 22, ये क्या? डकेन है। ये क्या? डकेन है। इसमें 10 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने? 22 है। अच्छा सुनो ध्यान से, इधर इधर, जब आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हो, क्या लिखते हो? सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी सिंपलेस्ट मतलब 2 1 जार 2 2 जार 4, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? N1O2। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जब आप लिखोगे उस फॉर्मूले को क्या बोलोगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मैं एक जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लिखूंगा? 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 1 जार 6। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? CH2O, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें अगर जो नंबर आ रहे हैं वो अगर मल्टीपल्स हैं, उनको काट के जो फॉर्मूला बनेगा उसको क्या बोलेंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा एक और चीज समझ लो, इन सब एटम के जो मास होगा उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, और जब ये कट कटा के जो फॉर्मूला बनेगा उसका जो मास होगा उसको बोलेंगे दैट इज एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास का मतलब क्या हो गया? द मास ऑफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मास के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है। जैसे इसमें कटेगा तो ये 2 जार, ये 5 जार है ना, ऐसे लिखेंगे 2 जार और 5 जार। ये लिखेंगे 5 2 जार और ये कितने जार? 11 जार। तो मैं इधर क्या लिखूंगा? 5 और 11। और एक चीज याद रख लो, क्या ये कट सकता है? 1 और 2 कट सकता है? नहीं, तो वैसे ही आ गया। H2O, क्या ये कट सकता है? ये कट सकता है? नहीं कट सकता, तो ये वैसे ही हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है? ये क्या बताता है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मतलब अगर आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, H2C2H5OH दिया हुआ है, ठीक है, ठीक, ये आपके पास एथेनॉल दिया हुआ है,
एथेनॉल दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए इस एथेनॉल में कार्बन की परसेंटेज क्या है, मतलब कार्बन की हिस्सेदारी कितनी है, तो वो क्या हो गया, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, कार्बन को निकालने का फार्मूला है, देखो मेरे से कोई पूछे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कार्बन, तो मैं क्या लिखूंगा, दैट इज सबसे पहले कार्बन का मतलब टोटल कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्या, C2H5OH इंटू 100, ये मेरे पास क्या रहेगी, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन रहेगी। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 कार्बन है, 2 इंटू 12, और मुझे पता है ये जो एथेनॉल है, एथेनॉल बोलते हैं ना इसको, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा, दैट इज 46 इंटू 100। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, 24/46 इंटू 100। जब आप इसको काटोगे तो यहां पे आएगा दैट इज अराउंड 0.52 विच इज इक्वल टू 52%। मतलब इस एथेनॉल में कार्बन की हिस्सेदारी कितनी है, दैट इज अराउंड 52%, और बाकी जो बचा हुआ है वो कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर मैं कार्बन की निकालूं तो कार्बन में देखो तो हाइड्रोजन कितने, 6 है ना, हाइड्रोजन 5 और एक कितने, 6 होगा। एक हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, और 6 का कितना होगा, 6, और टोटल मास कितना है एथेनॉल का, 46, 6/46 इंटू 100% इज इक्वल टू 13%। ऑक्सीजन का आपके लिए क्या है, होमवर्क है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ये होता है कि कुछ चीजें मिलती हैं और नया सब्सटेंस देता है, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये आपने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन वन और मोर सब्सटेंस दैट इज रिएक्टेंट आर रीअरेंज टू फॉर्म अ न्यू और अ डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और हमें नई चीज मिली, दैट इज वाटर, और ये जो चीज मिली इसको बोला प्रोडक्ट, और जिससे बन रहे थे उसको क्या बोला गया, दैट इज रिएक्टेंट। बात समझ आई कि नहीं, ये आप इतना याद रखना, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब आती है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है कितना रिएक्टेंट मिला और कितना प्रोडक्ट बना। बात समझे कि नहीं, इट इज द मेजरमेंट और अ कैलकुलेशन इन विच वी कैलकुलेट हाउ मच रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला और क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका 56 और 44 मिलके, इसका 56 ग्राम, इसका 44 ग्राम के साथ मिलके हमारे पास क्या बना, दैट इज 100 ग्राम। इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री मतलब पूरा हिसाब रखना कि कितना रिएक्टेंट मिला और कितना प्रोडक्ट हमें बना। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, वो रिएजेंट या वो रिएक्टेंट जिसका अमाउंट क्या होता है रिएक्शन में कम होता है और वो डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। मैं इसकी छोटी देसी एग्जांपल लूंगा। क्या एग्जांपल लूंगा, ध्यान से अच्छे से समझना कि भाई मैंने चाय पीनी है, मेरे घर में 1 चम्मच चाय है। बात समझ आई नहीं है, मतलब मेरे पास जो डिब्बा है जिसमें चाय डाली हुई है वो 1 ही चम्मच है, बट मेरे पास पानी ऊपर टंकी में भर भर के है, मतलब 5000 लीटर मेरे पास पानी है। अब मुझे ये बताओ कि मैं जो चाय बनाऊंगा वो मैं चाय का 1 चम्मच देख के बनाऊंगा कि वो 5000 लीटर की टैंकी देख के बनाऊंगा। तो मैं 1 चम्मच ही देख के चाय बनाऊंगा, क्योंकि वो लेस क्वांटिटी है। लेस क्वांटिटी ही डिसाइड करती है कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो 1 चम्मच चाय, तो 1 चम्मच से बन सकती है 1 कप चाय। बात समझ है कि नहीं, चाहे मेरे पास 1000 लीटर पानी होता, चाहे मेरे पास 1000 लीटर दूध होता, बट चाहे मेरे पास 1 चम्मच थी तो 1 कप ही मेरे नसीब होगा। लेस अमाउंट डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, इसके बाद होता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन एक रिप्रेजेंटेशन होती है बड़े नंबर की। हम इस नंबर को ना डेसिमल फॉर्म के में लिखते हैं। देखो ये डेसिमल पॉइंट को मैं लेफ्ट तरफ ले जा रहा हूं, 1 2 3 4 5, ये मैं 5 लेफ्ट की तरफ ले जा रहा हूं, तो यहां पे 10 की पावर क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, पॉजिटिव में आई। अगर मैं यही डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ लेके आता, ठीक है, तो
ये वाली जो ये जो 6 है, मतलब इसको मैं कैसे लिखता, 6.0 कितना आगे चला, 1 2 3 4, तो पावर क्या आ जाएगी 10⁻⁴ हाफ। होप आपको ये पता चला होगा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। एक बहुत बड़ा नंबर होता है, एक बहुत बड़ा नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, सिंपली 6.0, 23 में राइट की तरफ चला, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा 10⁻23, विच इज आर 1 मोल आ रहा एवोगाड्रोस नंबर। तो यहां से भी पता चलता है कि हमारा एवोगाड्रोस नंबर कितना बड़ा नंबर है। तो वही लिखा हुआ है कि साइंटिफिक नोटेशन होती है जिसमें आप डेसिमल पॉइंट को मूव करते हो और यहां पावर लगाते हो। 10 की पावर पॉजिटिव लगाओगे जब आप लेफ्ट तरफ चलोगे, राइट तरफ चलोगे डेसिमल पॉइंट में तो नेगेटिव लगाओगे। अच्छा, इसके बाद आता है साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को क्या होते हैं, ये वैल्यूएबल, इसको देखना वैल्यूएबल डिजिट्स होते हैं, ठीक है। वैल्यूएबल क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं, ठीक है। इसको इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द सम ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट। देखो ये 4.35 है, तो अनसर्टेन डिजिट क्या है 35 और सर्टेन डिजिट क्या है 4। ये कितने डिजिट है, 1, और ये कितने 2 डिजिट इज इक्वल टू 3। तो इस नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा, 3 होगा। बट तब भी आप हमारे पास कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर को लेके, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉन जीरो होगा तो वो दोनों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो ने 4 और 2, तो 2 है सिग्निफिकेंट फिगर। अगर जीरो बीच में आएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 और 3, ठीक है। अगर जीरो साइड पे आया, मतलब राइट वाली साइड पे आया, तो तब कितने होंगे, सिर्फ ये वाले गिने जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। और अगर डेसिमल पॉइंट इधर हुआ तो ये वाले भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अगर ये वाला पॉइंट लेफ्ट साइड हुआ तो ये वाले नहीं गिने जाएंगे। गिने कितने जाएंगे, ये 2 सिग्निफिकेंट गिने जाएंगे, दैट इज 2। और अगर सीधा बोलता है कि नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, तो वो होते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि हमारे पास नंबर 2 हो सकता है, 5 4 3 2 1 2 8 2, कितना बड़ा नंबर भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, एक टर्म होती है जिसको आप बोलते हो वेपर डेंसिटी। क्या बोलते हो, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होती है, जब आप किसी भी गैस को टेम्परेचर देते हो, ठीक है, तो ये यहां से ये क्या बनती है, वेपर बनते हैं इसके, ठीक है ना। जब वेपर बनते हैं तो यहां पे गठरी होती है, तो यहां की जो डेंसिटी होगी, मतलब वेपर फॉर्म की जो डेंसिटी होगी उसको बोलेंगे वेपर डेंसिटी। और जो वेपर डेंसिटी होता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, जो वेपर डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है, हर एक टॉपिक टच किया है जो आपके सिलेबस का है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको कहां से मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन से मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जस्ट क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे, वजाहिद गब्बर सर पे चले जाओगे और वहां पे आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा, पढ़ते रहें इसी तरह से, रोजा रखते रहें, अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, दैट इज नया वन शॉट जो आएगा उसी में मिलेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो भी मैं आज डाल दूंगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, रब राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद।